डिस्क्लाइमर, हाँ इस वीडियो में छोटा सा डिस्क्लाइमर भी है, क्योंकि ये जो मानवा है इसमें थोड़ा सा खून खराबा ज्यादा है, तो जो ऐसे मतलब पैनल्स होंगे मैं उन्हें ना ब्लर कर दूंगा या ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा, क्योंकि उन पैनल्स को देख के जरा मेरा भी दिल खराब हो गया था। तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में कोई कह रहा होता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, पर जो उसके सामने बंदा खड़ा होता है वो कह रहा होता है कि तुम इतने लंबे समय से छुपे थे तो मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और यह मत सोचो कि वही पुराना सिविलाइज सोसाइटी है जहाँ पे तुम सुकून से रह सकते हो, या भी एक जंगल की तरह जहाँ पे कोई लॉ नहीं होगा। वो लड़की भी कहती कि तुम मुझको ब्लेम मत करो, क्योंकि मैं एक वीक वुमेन हूँ और मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रिलाई चाहिए जो मेरी प्रोटेक्शन कर सके। बंदा भी उस लड़के को मारने लगता है। वो लड़का भी कहता है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, मैंने किया क्या तुम्हारे साथ। फिर हमें सिटी का सीन दिखाई देता है जहाँ पे पूरी सिटी बिल्कुल बर्फ में ढक गई होती है और इस साइज को कम से कम 28 वीक हो चुके होते हैं। फिर हमें एक लड़के को दिखाई देता है जो कि वहां से जा रहा होता है एक डेड बॉडी के साइड में से, और वो कोई नहीं हमारा मेन कट होता है जिसका नाम बा होता है। वो कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक जगह एक्सप्लोर नहीं की और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे फूड और फ्यूल मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे बहुत ही प्रीशियस है, और शायद से जो बर्फ है बहुत ही थिक होगी, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए सेफ है। और जब वो उस बर्फ पर जाता है तो बर्फ हिलने लगती है। वो भी कहता है कि क्या कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, पर जब वो पीछे देखता है तो वो पूरी बर्फ वहां से टूट रही होती है। और वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे गॉड कह रहा है हमें कि इन लोगों को इसी आइस एज में मर जाना चाहिए। और बर्फ उसके कदमों के नीचे से टूट जाती है और वहां पे एक तरह की खाई बना देती है और वो भी उसमें गिरने लगता है। वो कह रहा होता है कि मैं ऐसे गिर के मरना नहीं चाहता। और वो अपनी एक्स को देखता है और कहता है कि प्लीज टूटना मत बस। और जब वो अपनी एक्स यूज करता है फिर भी वो रुक नहीं रहा होता, पर ये होता है कि उसकी जरा स्पीड कम हो जाती है, पर वो नीचे जाके सीधा एक मॉल में गिरता है और वह किसी तरह सैलरी नीचे पहुंच जाता है और कहता है कि ये स्नो ब्लो था, अगर ये आइस होती तो मैं अभी तक मर ही गया होता। पर क्या ही मुसीबत है ये। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो ये फ्रोजन वर्ल्ड है इसमें एक क्रिएचर जिसे हम व्हाइट स्किन कहते हैं और वो साला मेरे आंखों के सामने खड़ा हुआ है और ये क्रिएचर ह्यूमंस को हंट करता है। तो क्या अभी भी मैं लकी हूँ। और बाबू वहां से भागने लगता है और कहता है कि साला ये लक के वर्थ नहीं है, ये एक मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। पर ऊपर से बर्फ टूटती है और उस मोस्टर के मुंह पर आगे गिरती है जो कि बर्फ आर पार हो जाती है। और बाबू से देखे कहता है कि इस वजह से हुआ होगा, यहाँ पे हम आवाजें बहुत कर रहे थे तो जो आइस है वो हिल गई होगी। पर छोड़ो, कुछ भी हो मेरी जिंदगी तो बच गई ना। और जब वो वहां से जा ही रहा होता है तो ऊपर से और आइस गिरती है और कहता है कि ये बहुत बुरा है। और वो उसी आइस में ढल जाता है और उसी आइस के साथ जाने लगता है और कहता है कि साला मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं घर पे जिंदा नहीं जाऊंगा। और जब वो बर्फ में दबा होता है तो साइड में एक क्रिएचर होता है जो कि उसके नजदीक आता है और उसी के अंदर चले जाता है। और जब बाव की आंख खुलती तो कहता है कि हमें हुआ क्या था, क्या मैं सुबह सुबह सपना देख रहा था क्या कोई। और बाव की गर्दन के पीछे एक निशान बन गया होता है जो उसी मोस्टर का होता है। बाव कहता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए, तो मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना होगा और घर जाना होगा। और बाव को सामने एक चॉकलेट दिखती है और कहता है कि शुक्र है आज मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा एटलीस्ट। और बाव किसी तरह वहां से निकल जाता है और एक जगह जाता है जहाँ पे वो एक टनल को खोलता है या एक कटरा टाइप होता है उस जगह को खोलता है। पर साथ ही साथ बाव हमें यह भी बताता है कि जो पूरी सिटी जम चुकी है इसकी वजह से काफी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक जगह होगी जहाँ से हम आ जा सकते हैं। और दिन ब दिन हमारी लाइफ बदतर होती जा रही है, तो हमें नहीं पता कि हमें कितने टाइम और ऐसे जीना पड़ेगा। और अगर मैं जगह के बाहर की सिचुएशन बताऊं तो वो बहुत ही बुरी है। डिजास्टर के बाद काफी लोग इस बिल्डिंग में यहाँ पे कैद हो गए, तो मैं इनके लिए कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास भी कुछ ही सप्लाई है, कुछ ही फूड है। और इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई यहाँ पे अपने लैंड को क्रॉस नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से आज कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करने वाला, तो मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना होगा। और वो एक सेल रूम टाइप की जगह पर जाता है जहाँ वो दरवाजा खड़काता है। एक लड़की उस जगह का दरवाजा खोलती है और वो बाव को गले लगा लेती है। उस लड़की का नाम शाओमिंग होता है जो बाव की गर्लफ्रेंड होती है। बाव भी कहता है कि तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों खोला। शाओमिंग कहते हैं कि मुझे बस तुमसे जल्दी मिलना था तो मैंने इसलिए इतनी जल्दी दरवाजा खोला। बाव वहाँ पे ब्लश करने लगता है। शाओमिंग कहती है उसे कि तुम मुझे क्या देखना नहीं चाहते थे। बाव कहता है कि यार देखना तो चाहता था मैं तुम्हें, पर तुम्हें सिक्योरिटी के लिए पहले डोर को लॉक करना चाहिए। शाओमिंग कहती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ डोर लॉक करना तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाव कहते हैं कि अरे यार मूड मत खराब करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बाव बताता है कि ये बस चॉकलेट ही है। शाओमिंग भी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ही सबसे अच्छे हो यहाँ पर या तुम मेरे लिए बस एक लाए। बाव भी कहता है कि हाँ बस एक, क्योंकि मैं मोस्टर के हाथों खाया गया तो जल्दी से इसे खा लो। और बाव वहां से निकलने लगते हैं। शाओमिंग भी उल्टी सीधे मुंह बना रही होती है। बाव एक जगह के पास जाके बैठता है जहाँ पे उसने फायर लगाई होती है और कहता है कि और काफी दिन हो चुके हैं कोई एक डिसेंट फूड खाया है। उसके पास एक सीड का बैग होता है। वो कहता है कि क्या ये हमें अभी खाना
चाहिए। और जो मैंने पुराने सीड्स लगाए थे उनका रिजल्ट इतना अच्छा तो नहीं आया, पर फिर भी हमें होप को नहीं खोना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसे ही जीते रहे तो एक टाइम पर अगर हम सब अपना माइंड ही लूज कर देंगे। पर बाव के पास मॉन्स्टर का एक टुकड़ा होता है और कहता है कि क्या ये मॉन्स्टर को खाना चाहिए क्योंकि ये पॉइजनस तो नहीं है, पर अच्छा होगा कि मैं इसे खाऊं ना। और जो इस बिल्डिंग में काफी लोग हैं वो लोग भूख से सफर कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन लोगों की मदद कैसे करूं। पर अगर हम राइट साइड को देखें तो एटलीस्ट इस मॉन्स्टर का जो ये टुकड़ा है ये एक फ्यूल की तरह काम कर सकता है। और बाव उस टुकड़े को उस आग में डालते हैं और कहता है कि एटलीस्ट इस फ्रोजन वर्ल्ड में हम जम के तो नहीं मरेंगे। और आज वैलेंटाइन डे था वैसे, और मैं भूल गया था, तो मेरे को लगता है कि शाओमिंग मुझे छोड़ेगी नहीं। और बाव वहाँ पे शाओमिंग को ढूंढने लगता है और कहता है कि शाओमिंग सॉरी मैं भूल गया था कि आज वैलेंटाइन है। पर बाव को शाओमिंग कहीं पर नहीं दिखती। बाव कहता है कि शाओमिंग अभी कहाँ जा सकती है वैसे। वो डोर पर सिग्नल आता है। बाव कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शाओमिंग है वो बाहर क्यों गई थी वैसे। और जब वो डोर ओपन करता है तो बाव के मुंह पे आके एक बेड लगता है और वो पीछे जाके गिरता है। और वो बंदा भी अंदर एंटर रुक के कहता है कि कैसे हो बाव भाई, शायद से तुमने सोचा नहीं था कि ऐसा सरप्राइज तुम एक्सपेक्ट करोगे। और शाओमिंग भी उसके साथ लिपटी होती है। बाव भी कहता है कि शाओमिंग तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ, और तुम इस लोग के साथ कर क्या रहे हो। शाओमिंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की, और तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे एक चॉकलेट से बुद्धू बना सकते हो। मुझे सब पता चल चुका है जो तुमने मेरे से फूड छुपाया हुआ है। और बाव कहता है कि पर मैंने तो तुम्हारे लिए। शाओमिंग कहते कि चुप कर जाओ बिल्कुल, तुम मुझे पहले ये बताओ कि जो वो तुम बड़ा सा बैग लेके गए थे क्या तुम बस उसमें हवा भर के लाए हो, और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोला तो क्या अभी भी तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे। और लू बाव के पास आके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक मैन हूँ, और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि वही पुरानी सिविलाइज सोसाइटी नहीं, ये एक एपोकलिप्स वर्ल्ड है जहाँ पे कोई लॉ नहीं है। और तुम जैसे लोग जो अपनी वुमेन को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, उन लोगों का क्या दुख बनता है यहाँ पे जीने का। और वीकलिंग्स की यहाँ पे बस दो ही चॉइस है कि वो डिपेंड कर ले कि स्ट्रॉन्ग बंदे पे या वो मर जाए। तो तुम ऐसा करो कि जितना तुम्हारे पास फूड है तो वो सारा मुझको दे दो। बाव कहता है कि फूड मेरे पास कहाँ से। पल्लू कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने एक स्ट्रॉन्ग बंदे पे डिपेंड होने से मना कर दिया, तो आखिरी चॉइस है कि तुम वीक को मर जाना चाहिए। बाव कहता है कि तुम लोग करने क्या वाले हो। लू उसके पहले टांग पर मारता है, फिर उसके मुंह पर मारता है और फिर उसके हाथ पर भी मारता है, और सारे उसे मिलकर मार रहे होते हैं जो उसके पूरे गैंग के मेंबर्स होते हैं। और वो लोग बाव को मार मार के उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देते। और लू का बंदा लू को बताता है कि हमने पूरा घर जांटी मार लिया पर हमें कुछ मिला नहीं बस सीड्स के अलावा। पर लू कहता है कि वीकलिंग भी तो वैसे एक फूड ही है, तुम जाके मेरी नाइफ लाओ। और इसी के साथ बाव की आंखें भी बंद हो जाती है। बाव कहता है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता था, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे को और जीना है। और हमें वही क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में बाव के अंदर गया होता है। और हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे बाव सो रहा होता है, और जैसे उसकी आंख खुलती है वो कहता है कि लू प्लीज मुझे छोड़ दो। पर उसे रियलाइज होता है कि वो वापस से पास में आ चुके हैं, और वो ये भी कहता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और बाव को याद आता है कि बस अभी 24 घंटे रह चुके हैं आईसीएस को शुरू होने में। बाव भी कहता है कि साले सब अभी भी प्रोटेस्ट में लगे हुए वही क्वीन के। यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ पुलिस आई हुई है इन सबको मेंटेन करने के लिए। रिलायंस भी अपनी शानदार पार्टियों में मजे कर रहे हैं, और जो ये काली गैंग्स है वो भी एक दूसरे को पैसा वैसा देने में लगी हुई है काली जगहों पे। मेरे अलावा इन सब में से किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है बहुत जल्द। और वहां से आसमान में अरोरा देखकर एंजॉय कर रहे थे, उसकी पिक्चर्स बना रहे थे। पर बाव कहता है कि इन्हें पता नहीं कि अरोरा इसे इसकी निशानी है। और बाव किसी को लाते वो कहता है कि जो भी मुझे कॉल कर रहा है कोई नहीं शाओमिंग है। वैसे वो पल जाता था जब शाओमिंग ने उसे धोखा दिया था, पर वो किसी वजह से उसकी कॉल उठा लेता है। शाओमिंग भी कहती है कि तुमने क्या अरोरा देखा, कितना खूबसूरत है ना, और क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड खाली हो चुका है। पर बाव कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ तो तुम अभी मुझे कॉल मत करना। शाओमिंग भी कहती क्यों, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। पर बाव उसकी कॉल काट देता है, उसका कॉन्टेक्ट भी अपने मोबाइल से डिलीट कर देता है और कहता है कि तुम जैसी लड़की के चक्कर में मैं यहाँ पर जमकर मरना नहीं चाहता। और फिर हमें ब्रुकलाइन डिस्ट्रिक्ट दिखाई जाती है जहाँ पर बाव होता है, और वो हमें बता रहा होता है कि इस बार मुझे पूरा तैयार होना होगा आईसीएस के लिए। और पिछली लाइफ नहीं, पिछली लूप में कहता हूँ, पिछली लूप की तरह यहाँ पर मैंने गलती नहीं करनी क्योंकि 24 घंटे पहले आईसीएस से यहाँ का टेम्परेचर आराम से फ्रीज पॉइंट तक जाएगा। तो अब मेरे पास बस 28 घंटे और अगर देखा जाए तो लोगों को भी वह भी पता चलेगा जब टेम्परेचर गिरने लगेगा। और ये सोसाइटी तो पहले से अनस्टेबल है, तो क्या होगा जब आईसीएस शुरू होगी। पर फिर भी इन लोगों को छोड़ो, मेरे पास बस 1 घंटा है अपनी सप्लाईज को जमा करने के लिए, और मुझे प्रोटेक्शन के लिए भी कोई वेपन चाहिए जैसे कि गन। और बाव के आसपास कुछ पुलिस वाले होते हैं, उनमें से एक अपने सीनियर को कहता है कि सर मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा बंदा क्योंकि इतनी रात को यहाँ पर आया हुआ है। वो सीनियर पुलिसमैन भी कहता है
है कि हाँ हाँ इसे देख लेते हैं हम, तुम बस मुझे फॉलो करना। और वो बाव को पीछे से आवाज लगाता है और कहता है ओए तुम अपने हाथ ऊपर करो और वहीं पर रुक जाओ और हिलना मत। दूसरा पुलिसमैन भी अपने वॉकी टॉकी पर कहता है कि हमने यहाँ पर एक चोर को पकड़ा है, तो जल्दी से कुछ लोगों भेजो। बाव भी दिल में कहता है कि इन्हें लगता है कि कोई गलत फहमी हो गई कि मैं चोर हूँ। वो मोटा पुलिस वाला बाव से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या। बाव बताता है कि कुछ नहीं, बस एक फोन है। और वहाँ पर टाइम भी निकलता जाता है। बाव भी परेशान हो जाता है कि मैं इनके साथ यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, अच्छा होगा कि अगर ये जल्दी इंस्पेक्शन करके मुझे छोड़ दे। और वो मोटा पुलिसमैन कहता है कि छोटो तुम जल्दबाजी में कुछ गलत मत कर देना। और वो छोटो भी पूरा कांप रहा होता है और वो बाव से पूछता है कि तुम्हारे उस बैग में क्या। बाव भी बोलता है कि इसमें कुछ नहीं। और वो अपनी टेबलेट बाहर निकाल कर दिखाने ही वाला होता है और छोटो का दिमाग खिसक जाता है और उसे लगता है कि ये कोई वेपन है और वो बाव पर शूट कर देता है। बाव भी घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, फिर से नहीं। उसे वापस से वही इमेजिनेशन आती है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरा सेकंड चांस है तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जीना है, मुझे जिंदा रहना है। और यही सब कहते कहते उसकी पावर एक्टिव हो जाती है और उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। और वो भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये बुलेट मेरे को कैसे दिख रही है, क्या मेरे लिए टाइम स्लो हो गया। पर बस ये एक इल्यूजन ना हो। और बाव छोटू को जाके कहता है कि साले तू अपने टैक्स पेयर को शूट कर रहे, शर्म करो। और अब मैं तुम्हारे साथ तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और बाव जाकर उस छोटू को एक जोर का पंच मारता है और वो भी दूर जाकर गिरता है। वो मोटा पुलिस वाला भी उसकी ये हालत देखकर डर जाता है और बाव को वो कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया और तुम हो कौन। बाव भी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और ये सब कहने के बाद बाव वहाँ से निकलने लगता है। वो मोटा पुलिस वाला भी अपने वॉकी टॉकी पर बताता है कि सस्पेक्ट यहाँ से निकल चुका है और उसने पुलिस की गन भी ले ली। और वो दिल में कहता है कि इससे भिड़ना ही नहीं चाहिए था। बाव भी वहाँ से निकल कर अपने घर पहुंच जाता है और वहाँ बैठकर अपना सर पकड़ कर कहता है कि क्या वो सब सच था और मैं ये सब कैसे कर पा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ वापस ट्राई करके देख लेता हूँ। और बाव उठकर मिरर की तरफ एम करता है और उस पर शूट करता है और जल्दी से बुलेट को पकड़ लेता है और कहता है कि अब मुझे यकीन हुआ कि मेरे पास कुछ सुपर पावर्स हैं। पर मैंने एक बात नोटिस की है कि मेरी बॉडी पर ये बर्फ जम रही है और क्या है स्पीड से तो रिलेटेड नहीं, लाइक एक सुपरसोनिक एयरप्लेन। पर छोड़ो, मुझे एक स्पेशल एबिलिटी तो मिली ना और मेरे को पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। तो इस पावर की मदद से मैं एक कदम और आगे हो चुका हूँ। पर डोर पर किसी की आवाज आती है। बाव भी कहता है कि इतनी रात को मुझसे मिलने कौन आया। और जब वो डोर ओपन करता है तो वो लैंड लेडी होती है और वो बाव से पूछते है कि क्या वो गन की आवाज तुम्हारे रूम से आ रही थी। बाव भी कहता है कि नहीं, वो मेरे टीवी की आवाज थी। बात ये है कि मेरा रिमोट ना वो खराब हो चुका है। लैंड लेडी भी बोल देगी कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि आज ही हमारी नजदीकी सुपर मार्केट को किसी ने लूटा है और तुम्हें पता है कि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो तुम अपना ख्याल रखना और ओवर टाइम काम मत करना और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। और वो लैंड लेडी ये सब कह के अपनी रूम की तरफ निकल जाती है। बाव भी उन्हें जाते जाते कहते हैं कि आपके एडवाइस के लिए शुक्रिया, आप बहुत काइंड हैं। और जब वो चली जाती है तो बाव कहता है कि तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, मुझे सप्लाईज चाहिए थी पर कैसे। याद आया उन्होंने मुझे नजदीकी सुपर मार्केट का बताया था, शायद से मुझे वहाँ पर सब कुछ मिल जाए। और वो सुपर मार्केट के लिए वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाव खड़ा होता है और उसे सीसीटीवी कैमरा देख रहा होता है। पर अपना लोंडा अपनी स्पीड का यूज करके मार्केट से अपनी जरूरत का सामान ले लेता है और वो काउंटर पर एक लंबा बिल बनाकर जाता है। वो काउंटर पे खड़ी लड़की भी हैरान होती है और कहती है कि क्या किसी ने अभी कुछ बाय किया है। और वो उस बिल पर देखती है तो उस पर एक मैसेज होता है कि सॉरी, डरना मत और ख्याल से घर चली जाना। और जब वो ये मैसेज पढ़ रही होती है तो दो छपरी उस मार्केट में घुस जाते हैं और उन दोनों में से एक अल्टा छपरी उसके सर पर गन रख देता है। और वो काउंटर वाली लड़की भी कहती है कि आज का दिन ही खराब है, पहले वो और अब ये। वो छपरी बोलता है कि जितने पैसे हैं मुझे दे दे। पर बाहर कोई अलग टाइप का क्रिएचर घूम रहा होता है और वो उनकी आवाजें सुनकर मार्केट के पास आ जाता है और अंदर उस छपरी की गन पर बर्फ जमने लगती है। वो कहता है कि मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। उसका साथी भी बोलता है कि भाई दरवाजे पर बाहर तो देख। और जब वो दरवाजे पर देखता है तो वहाँ एक आइस मॉन्स्टर होता है और उस छपरी की तो हालत ही टाइट हो जाती है। पर उसका साथी उस मॉन्स्टर को शूट करने लगता है पर बुलेट से उसके आर पार चली जाती है। वो मॉन्स्टर पहले उस अल्टर छपरी को पकड़कर उसके फेस से उसकी स्किन ही अलग कर देता है। और वहाँ पर वो लड़की भी छुपकर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। और पुलिस स्टेशन में दो ऑफिसर्स होते हैं जो कि सीनियर ऑफिसर होता है, वो वही लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। पर जब वो लाइव स्ट्रीम खत्म होती है तो उसके एंड में एक उसे मैसेज मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। वो ये सब देखने के बाद कहता है कि लगता है मामला सीरियस है। और वहीं पर बाव होमलैंड के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पहुंचा होता है और वहां से उसे बाहर का नजारा दिख रहा होता है और वो कहता है कि लो हो गया शुरू। टीवी पर भी बोल रहे होते हैं कि सिटी में कोल्ड वेव आ चुकी है और हमें इसका रीजन नहीं पता, तो सब अपने घर पर रहना और कोई बाहर मत निकलना और जितना हो सके अपनी बॉडी को तुम सब गर्म रखना। और फिर हमें सिटी का हाल चाल दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरा होता है क्योंकि हर चीज बर्फ में ढक गई होती है
और फिर हमें पुलिस ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ जो बोल रहा होता है कि लगता है ये मामला सीरियस है क्योंकि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी अभी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। पर वो दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि ऐसा भी क्या हो गया, बस वेदर ही तो चेंज हुआ है। और फिर हमें एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है और बाव भी घर पर अपनी सारी विंडोज क्लोज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा पिछली बार की तरह। और फिर हमें लोगों को दिखाया जाता है जो किसी को बोल रहा होता है कि क्या अभी तक इसने मुंह नहीं खोला, और उस लड़के का नाम हमें चेन बताया जाता है। वो कह रहा होता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। लू बोलता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, और वो उसे वो पिक्चर दिखाता है और वापस पूछता है कि अब बताओ क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने बॉस के डॉटर को नशे में डालकर उसके साथ क्या क्या किया था, और ये जो तुमने काम किया इस पर मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगा और रहम का तो तुम सोचना भी मत। और लू अपनी नाइफ निकालकर चेन का हाथ पकड़ता है और उसकी एक उंगली काट कर अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता है। लो का एक बंदा लू से आके पूछता है कि बॉस इसकी बॉडी का क्या करना है। लो कहता है कि जो इसने हरकत की हो उसकी सजा आ गई तो इसे तुम जाके बॉयलर में डाल दो। वो भी वैसा ही करते हैं और उसकी बॉडी जाके बॉयलर में डाल देते, पर उनमें एक बंदा कहता है कि अगर हमने बॉयलर में इसकी बॉडी को डाल दिया तो बॉयलर एक्सप्लोड नहीं हो जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से काम खत्म करो क्योंकि बॉस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पर वो दूसरा बंदा बोलता है कि रुको, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है, और उसी वक्त बॉयलर एक्सप्लोड हो जाते हैं। वो लोग पीछे जाकर गिरते हैं और जब वो गिरे होते हैं तो उन्हें कोई ऐसी चीज दिखती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं। और फिर हमें बाव को दिखाया जाता है जो अपने लिए एक फार्म बना रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास जितनी अभी सप्लाईज है वो मेरे लिए एक लंबे समय तक तो चलेंगी, और मेरे लिए ये सब काफी नहीं क्योंकि एक टाइम पर आकर मेरी सारी सप्लाईज खत्म हो जाएगी, और इसी वजह से मैं अपने लिए एक फार्म बना रहा हूँ। और मेरा प्लान एक ऐसा रूम बनाने का है जहाँ पर मेरी सारी जरूरत का सामान हो और वहाँ पर किसी चीज की कमी ना हो। और अभी बस 1 घंटा हुआ है इस फ्रीजिंग इवेंट को स्टार्ट होता, मुझे अपना काम जल्दी करना होगा और मेरे ख्याल से यही सही टाइम है अपनी पावर्स को यूज करने का। पर डोर पर कोई नॉक करता है। बाव कहता है कि अभी मेरी किसे याद आई, और जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर जो होता है जो कहता है कि सॉरी मिस्टर बाव आपको तकलीफ देने के लिए। बाव जो से पूछता है कि जॉय कैसे हो। जॉय भी कहता है कि मैं तो ठीक, पर मैं सबको ये बताने आया हूँ कि हमें ब्रॉडकास्ट से पता चला है बाहर का टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है और यहाँ की हीटिंग भी टूट गई है, तो हमें फिक्र हो रही थी कि कोई इतनी रात को नोटिस नहीं करेगा, तो हम सबको खुद ही जाके बता रहे हैं कि सेफ रहना। बाव को याद आता है कि पिछले वीक भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अगर हमने इसे रिपेयर नहीं किया तो एक कचरा बन जाएगा और मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता। और वो जॉय को कहता है कि क्या तुम मुझे उसके पास लेके जा सकते हो, शायद से मैं उसे रिपेयर कर दूं। जॉय भी कहता है ये तो अच्छी बात होगी और बाव भी अपना रूम बंद करके ऊपर जाने लगता है। जॉय आवाज लगाता है कि मिस्टर बाव आप कहाँ जा रहे हैं। बाव बोलता है कि बॉयलर का रूम तो ऊपर ही है ना। जॉय बताता है कि जो बॉयलर का रूम है वो तो बेसमेंट में है, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। बाव को उस लैंड लेडी की बात याद आती है कि अपार्टमेंट में बॉयलर का रूम इलीगल है और उन्होंने मुझे बताया था कि जो बॉयलर का रूम है वो ऊपर होगा, या फिर मेरे याद करने में कोई गलती हो गई हो। और वो जो के साथ बेसमेंट में बॉयलर रूम चले जाता है। जॉय बोलता है कि मिस्टर बाव बेसमेंट में अभी बहुत ठंड हो रही है तो संभल कर रहना। पर बाव को वहाँ कुछ गलत लग रहा होता है क्योंकि ये कोल्ड स्मोक जाने पहचाने उसे लग रही होती है। पर पीछे से जॉय आवाज देता है कि क्या आप यहाँ आ सकते हो, और बाव भी उसके पास चले जाते हैं और चेक करने लगता है और कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब वो चेक कर रहा होता है तो उसके हाथ पर कोई अजीब सा लिक्विड लगता है और बाव कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये लिक्विड तो। और जब वो कह रहा होता है तो उसे उस जूनियर ऑफिसर के पीछे कुछ हाथ दिखते हैं और वो हाथ उस जूनियर ऑफिसर का एक ही बार में काम तमाम कर देते हैं। और फिर हमें एक आइस मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो जूनियर ऑफिसर की बॉडी को एक ही बार में खा जाता है। और बाव भी कहता है कि वो लिक्विड इसी क्रिएचर व्हाइट स्किन का था और व्हाइट स्किन जॉय पर अटैक करने लगता है, पर बाव अपनी सुपरसोनिक स्पीड से उसे बचा लेता है। और अगर वो थोड़ी सी भी देर कर देता तो जॉय का सर उसी जूनियर ऑफिसर की तरह कुचला जाता। और जब बाव उसे लेकर भाग रहा होता है तो उसे सामने डोर खुला दिखता है। बाव भी कहता है कि अच्छा हुआ, अब मैं अपनी पूरी स्पीड का यूज करके यहाँ से निकल सकता हूँ। पर व्हाइट स्किन बाव की स्पीड को टक्कर दे रहा होता है। बाव भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरी स्पीड को कैसे टक्कर दे पा रहा है, शायद से जो मैंने जॉय को उठाया हुआ है इसी वजह से मेरी स्पीड को टक्कर दे पा रहा है। और वो जॉय को कहता है कि सॉरी क्योंकि अब मैं तुम्हें डोर की तरफ फेंकने वाला हूँ। और बाव जॉय को डोर की तरफ फेंक देता है और फिर वो व्हाइट स्किन को देखता है और एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि ऐसा लगता है ये जॉय से रिलेटेड है, पर क्यों, मुझे इसी बारे में पता करना होगा। और अगर देखा जाए तो जब मैं जॉय को उठाकर भाग रहा था तो व्हाइट स्किन मेरी स्पीड को टक्कर दे पा रहा था, पर अब मेरे साथ जॉय नहीं है तो मैं इससे भी तेज हूँ। और ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एबिलिटी को यूज करने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। और अब मैं कंफर्म हो गया हूँ कि व्हाइट स्किन का इसमें कोई काम नहीं और जॉय ही रिलेटेड है। और अगर देखा जाए तो जब मैंने जॉय को फेंका तो मुझे वही एनर्जी फील हुई जो मुझे पहले फील होती थी।
और हाँ, अभी पता चल गया, क्योंकि जब हम व्हाइट स्किन को देखते हैं तो हम सब भागने का सोचते हैं, पर अभी मेरे साथ अलग हो रहा है क्योंकि मैं इसे मारने का सोच रहा हूँ। और बाबू एक पत्थर उठाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे व्हाइट स्किन की तरफ फेंकता है और वो व्हाइट स्किन भी बीच से अलग हो जाता है और कहता है कि मैंने सही सोचा था कि मेरी एबिलिटी उसी टारगेट को इफेक्ट करेगी जिसमें बुरी एनर्जी होगी, और जब तक उसमें ये बुरी एनर्जी रहेगी तब तक मैं उस पर भारी हूँ, और एक छोटा सा पत्थर मेरी इस ताकत से इस बुरी एनर्जी को खत्म कर सकता है जैसे अभी मैंने किया था। और जब वह इसे बोल रहा होता है तो तभी उसके नाक और आंख से ब्लू ब्लड आने लगता है। बाओ भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसे एक ब्लू ब्लड की उल्टी भी आती है और वो बेहोश होने लगता है। और जब वो बेहोश हो ही रहा होता है तो उसे जो दिखता है जो भागा भागा उसकी तरफ आ रहा होता है, और आकर कहता है कि शुक्र है मिस्टर बाओ अब ठीक है, पर बस हिम्मत रखना, बेहोश मत होना। जब बाओ की आंखें बंद होती है तो उसे कुछ आवाजें आ रही होती है, कोई बोल रहा होता है कि बाहर की सिचुएशन कैसी, कोई लड़की उसे बता रही होती है कि बाहर की सिचुएशन बहुत खराब है और बाहर बहुत ठंड है और बर्फ जमने की वजह से डोर भी ओपन नहीं हो रहा, और सामने डोर के पास दो लड़के लगे होते हैं जो ओपन कर रहे होते डोर को, पर उनसे भी नहीं हो रहा होता। बाओ भी बेहोशी की हालत में कहता है कि जो तुमने मेरी जान बचाई तो मैं ठीक होने के बाद तुम्हारा शुक्रिया अदा सही से करूंगा। जो है उन दोनों लड़कों को कहता है कि अगर ये ओपन नहीं हो रहा तो जल्दी से इस ठंडी हवा को अंदर आने से रोको किसी भी तरह, और हमें अभी सिक्योरिटी रूम जाना होगा बाओ को लेके। लड़की भी कहती है कि ऐसा लगता है बेसमेंट में किसी पॉइजन से इफेक्ट हुआ था। लैंडलेडी उनके पास आके कहती है कि बातें करना बंद करो, जल्दी से इसे ऊपर लेके जाओ, और वो उसे एक लेबोरेटरी ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर जाओ होती है। डॉक्टर जाओ जो को कहती है कि अभी आप यहाँ से निकल सकती है क्योंकि मैंने इसे अब चेक करना है। जो भी वहाँ से निकल जाता है, और जब वो चले जाता है तो वो बाओ को देखकर कहती है कि इतना लो बॉडी टेम्परेचर होने के बाद भी अभी तक जिंदा है, और वो उसकी एक रिकॉर्डिंग फाइल बनाने लगती है। फाइल नंबर 409 पेशेंट मेल, और इसकी एज 20 से 25 साल, और इसमें पॉइजन के सिम्टम्स देखे गए थे और अभी ये कोमा में है, और जो इसकी बॉडी पर निशान है इनका बिल्कुल पता नहीं चल रहा क्योंकि ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, और बॉडी टेम्परेचर भी इसका 10 डिग्री हो चुका है, और अभी भी ये सांस ले रहा है। बंदा लाजवाब है, और ब्लड सर्कुलेशन भी कम्प्लीट हो चुकी, तो हम उस पर भी एक नजर मारते हैं। जो इसका पहले वाला ब्लड था वो बिल्कुल नॉर्मल था, पर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसका ब्लड ब्लू कलर का हो गया, और अभी भी इसके ब्लड के बारे में जानना बहुत कुछ बाकी है, तो इसके एनालिसिस को हम टाइम देते हैं और पेशेंट की बॉडी को हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। और अगर हम इसकी बॉडी में जो निशान बने हुए इन्हें गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई नशे नहीं, एक एलर्जी रिएक्शन है जो पॉइजन से हुआ है इसे। और उसी टाइम बाओ भी उठ जाता है। डॉक्टर जाओ कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम उठ गए, पर तुम ज्यादा हिलना जुलना मत क्योंकि अभी भी तुम बहुत वीक हो। पर बाओ डॉक्टर जाओ से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। डॉक्टर जाओ स्माइल करते हुए बताती है कि तुम अभी मेरी लेबोरेटरी में हो और एक मैं सिंपल से डॉक्टर हूँ और कुछ भी नहीं, पर किसी वजह से मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकती, तो तुम मुझे डॉक्टर जाओ के ही बुला सकते हो। और अब तुम मुझे देखने दोगे तो मैं हुआ क्या, और सच बताऊं तो मैंने ऐसे सिम्टम्स पहले कभी नहीं देखे, तो तुम मुझे जल्दी से बताओगे बेसमेंट में तुम्हारे साथ हुआ क्या था, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज को जानने के लिए। और बाऊ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो डॉक्टर जाओ उसका टेम्परेचर चेक करके उसे बताते हैं कि तुम्हारा टेम्परेचर 11 डिग्री है और एक नॉर्मल ह्यूमन 13 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर नहीं झेल सकता, पर अभी तक तुम जिंदा हो। बाऊ भी दिल ही दिल में कहता है कि इतना लो टेम्परेचर क्या है, मेरी एबिलिटी का तो कमाल नहीं, पर नहीं मैं अभी यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया था उसे मेरे को पूरा करना होगा। और बाऊ वहाँ से उठकर भागने लगता है, पर वीकनेस की वजह से वो गिर जाता है। डॉक्टर जाओ भी उसके पास आके कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि हिलना भी मत क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, और पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास किसी तरह के सुपर पावर्स हैं। बाओ भी सोचता है कि इसे कैसे पता चला मेरे सुपर पावर्स का, और डॉक्टर जाओ को कहता है कि क्या आप मेरे साथ किसी तरह का मजाक करें। डॉक्टर जाओ भी कहती है कि तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो। बाओ भी कहता है कि मैं अब और इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, अगर मैं अपनी एबिलिटी को यूज करूँ तो शायद से मैं इससे तो तेज हो पाऊंगा। और वो अपनी एबिलिटी को यूज करने का ट्राई करता है, पर उसे वापस एक ब्लू ब्लड की उल्टी आती है और वो कहता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अपनी एबिलिटी को यूज क्यों नहीं कर पा रहा। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और फिर हमें लू को दिखाया जाता है जो कि बाहर ही खड़ा होता है, और वो अपने दोनों बंदों को कह रहा होता है कि जब हम डॉक्टर साहब उस लड़के से मिलेंगे तो तुम थोड़ी बहुत एक्टिंग करना है एंड में। वो दोनों भी कहते हैं कि ठीक है बॉस, और वो डॉक्टर साहब को आवाज लगाता है अंदर। बाबू भी परेशान हो जाता है और कहता है कि अब ये कौन आ गया, पर डॉक्टर साहब गुस्से में होती है और वो बाऊ को कहती है कि जल्दी से मेरा हाथ पकड़ के उठो और यहाँ पर आके लेट जाओ। बाऊ भी पूछता है कि अचानक से क्या हुआ और बाहर कौन आया, पर डॉक्टर साहब कहती है कि सवाल मत पूछो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो, और गौर से सुनो, तुमने यहाँ लेटे रहना आंखें बंद करके और हिलना भी नहीं, समझ गए। और वो जाकर डोर ओपन करती थी, सामने लू खड़ा होता है। लू कहता है कि सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। डॉक्टर साहब कहती है कि तुम्हें अब में से चाहिए क्या। लू कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, फिर हम आराम से बात करेंगे। डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि अगर तुम्हें अंदर आना है तो आओ वरना निकल जाओ। लू भी अंदर आ जाते। डॉक्टर साहब वापस से उससे पूछते कि तुम्हें चाहिए क्या, अब बताओ।
लू बोलता है कि मैंने सुना है कि रूम नंबर 406 का पेशेंट तुम्हारे पास है, तो मैंने बस उससे मिलना और कुछ सवाल पूछने। डॉक्टर जाओ कहती है कि ये बंदा ये तो पॉइजनिंग की वजह से मर चुका है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में बहुत ही बुरा पॉइजन फैलाता है। लू भी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और बाव भी वहाँ इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर मैं अभी अपनी एबिलिटी यूज कर पाता तो मैं इस साले लू को जिंदा नहीं जाने देता यहाँ से। लू कहता है कि डॉक्टर साहब आपने बहुत मेहनत की इस बंदे को बचाने के लिए, तो क्या आप श्योर हैं कि ये मर चुका? क्योंकि अभी अभी मैंने इसे ब्लिंक करते हुए देखा, और कैसा होगा अगर मैं आपकी मदद करूं इसे वापस से चेक करने में। डॉक्टर साहब कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा? मैंने बोला ना कि ये मर चुका है। पर लू अपना ग्रास कटर निकाल कर कहता है कि क्या होगा अगर ये मरने का नाटक कर रहा हो और वो वाव को मारने ही वाला होता है। और डॉक्टर साहब उसे रख कर जमान मारते और कहती है क्या तुम मेरे पर सवाल उठा रहे हो? और लोग ये बंदे भी चीख चीख कर कह रहे होते कि तुम्हें क्या मरना है, तुमने लू पर हाथ क्यों उठाया? पर लू ने कहता है कि अब बस करो, चुप हो जाओ। रू डॉक्टर साहब को कहता है कि सॉरी, और अगर हो सके तो मुझे आप माफ कर देना, और मैं आप पर शक कैसे कर सकता हूँ क्योंकि आप ही तो थे उस दिन जिन्होंने मेरे उन सारे बंदों को उस रोड पर बचाया था, और इसमें मेरी गलती है, तो आप प्लीज गुस्सा मत होना। और ये भी भूलना मत कि आपकी और आपके इस बेकार क्लिनिक की देखभाल कौन करा, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जल्दी जवाब देंगे। और ये सब कहने के बाद लू वहाँ से निकलने लगता है। डॉक्टर जाओ कहती है कि इसने तो मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी। और जब लू चले जाता है तो वो बाव को उठने को कहती है, और जब बाव उठ जाते तो वो उसे कहती है कि मेरे को पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। बाव भी सोच रहा होता है कि हाँ मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले लोग के पास तो मेरे को मारने की वजह थी, पर इस लोग के पास कोई वजह ही नहीं थी, और इससे तो मैं फर्स्ट टाइम मिला था, और फर्स्ट टाइम मिलते ही इसने मुझे मारने का ट्राई किया, और ये लड़की ये मेरे को बचाना क्यों चाह रही है उससे। और वो डॉक्टर साहब को कहता है कि सबसे पहले आप मुझे मेरे कपड़े दे। डॉक्टर साहब भी कहते हैं क्या ये वही चीज है जो तुम वैसे सबसे पहले पूछना चाहते थे? और फिर हमें बाहर की हालत दिखाई जाती है जो कि बहुत बुरी हो गई होती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री पहुंच गया होता है। और फिर हमें एक बेसमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे लू के दो बंदे बात कर रहे होते हैं। पहला बंदा कहता है कि अगर मैं सच सच कहूँ तो पहले मैं अपने बाप को लूजर समझता था, पर अभी मैं उन्हें बहुत इज्जत देता हूँ। दूसरा बंदा कहता है कि बाहर बस टेम्परेचर हाई हुआ तो तुम अपने बाप को मत घसीटो। पर सामने लू खड़ा होता है। लू कहता है कि क्या तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? वो भी सॉरी बोल के चुप हो जाते हैं। और लू कहता है कि गवर्नमेंट हर 20 मिनट बाद हमें ब्रॉडकास्ट की मदद से मैसेज पहुंचाती है, और इन्होंने तो इंटरनेट भी बंद कर दिया क्योंकि ये लोग भी हार मान चुके हैं। पर शायद से गॉड की कोई सजा हो सकती है हम सब पर। सामने उसने जॉय को बांधा होता है। जॉय कहते हैं कि तो सबसे पहले गॉड तुम्हें सजा देगा क्योंकि तुम ही सबसे बड़े यहाँ पे पापी हो। पर लोग कहता है कि ये जो पूरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग है इसे अब मैंने संभाला, और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स क्या अच्छे नहीं लगते जो मैं तुम सबके लिए बनाता हूँ? जॉय गुस्से में कहता है कि तुम्हारे ऑर्डर्स का मतलब हम सबको फोर्स करके हम सबसे वो सारा सामान लेना जो हमने मुश्किल से कलेक्ट किया है, और अगर हम में से कोई वो तुम्हें दे ना दो तो हम उसकी हेटिंग काट देते हो। पर लू जो को कहता है कि मैं उन्हें हेटिंग देता हूँ जो मुझे रिटर्न में कुछ देते, तो क्या एक तरह का एक्सचेंज नहीं हुआ ना? जॉय भी गुस्से में कहता है कि तुम तो बहुत ही बुरे हो। पर लू वहां से निकल रहा होता है, और निकलते निकलते बता रहा होता है कि जो 409 रूम वाला बंदा है ना वो मर चुका है, पर अगर वो जिंदा होता तो मैं उस पर भी अपना ऑर्डर थोप पाता, उससे कुछ बेनिफिट्स उठा पाता। और जो है लू के मुंह से ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि मिस्टर बाव ये नहीं हो सकता। और फिर हमें लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ डॉक्टर जो बाव को कह रही होती है जब तुम रेडी हो जाओ तो तुम इधर आना। बाव भी कहता है कि हाँ हाँ बस तुम थोड़ा सा और वेट कर लो। और बाव की बॉडी थोड़ी थोड़ी काम रही होती है, पर वो डॉक्टर साहब के पास चले जाता है और बोलता है कि क्या तुमने बोला था? डॉक्टर साहब बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कब से बेहोश थे? बाव कहता है कि 6 घंटे। डॉक्टर साहब कहती है कि नहीं 6 दिन हो चुके तुम्हें बेहोश हुए। बाव भी हैरान हो जाता है कि इतना कुछ हो चुका है इन 6 दिनों में। डॉक्टर साहब बताते हैं कि लू ने पूरे अपार्टमेंट के हीटिंग सिस्टम पर कब्जा कर लिया, और वो एक्सचेंज में हमसे सप्लाईज मांगता वरना वो हमारी हीटिंग ही कट कर देगा। और वो सबको फोर्स करता है कि वो लोग बाहर जाके उसके लिए सप्लाईज लाएं, पर बाहर जाना एक तरह से सुसाइड करने जैसा है क्योंकि जो भी बाहर जाता है यही सोच कर जाता है कि वो वापस नहीं आएगा। भाव कहता है कि लू तुम जहाँ भी हो जो भी हो तुम एक राक्षस हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और क्या डॉक्टर साहब मेरी बॉडी को जल्दी रिकवर करने का कोई तरीका है? डॉक्टर साहब बताते कि हाँ है, पर उसे बताने से पहले तुम्हें मेरी एक कंडीशन को पूरा करना होगा। और वैसे भी मैं एक अंडरग्राउंड क्लिनिक चला रही हूँ तो मैं कोई चैरिटी वर्क नहीं करना चाहती। और क्या तुम उस कंडीशन को पूरा कर पाओगे? भाव भी कहता है कि आप पहले मुझे अपनी कंडीशन बताएं, मेरे में जितनी ताकत होगी मैं उसे पूरा करूंगा। डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि बहुत अच्छे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक रिसर्च सब्जेक्ट बनो और अपनी बॉडी पर मुझे रिसर्च करने दो। तुम टेंशन मत लो, मेरी रिसर्च से तुम्हारी लाइफ को कुछ नहीं होगा। और जैसा कि पहले मैंने बोला था कि तुम्हारी बॉडी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो भाव भी कहता है कि सही है डील। अच्छा तो तुम्हारी बॉडी में एक तरह का स्पेशल सब्सटेंस है जिसे मैं अभी तक जान नहीं पाई कि वो है क्या, पर वो जो सब्सटेंस है वो तुम्हारी थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तुम्हें मदद करता है थर्मल रेडिएशन को एनर्जी में बदलने में तुम्हारी बॉडी के जरिए। और ये वो भी होता है जब तुम्हारी बॉडी हीट में और इसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद तुम एक कूल स्टेट में चले जाते हो जैसे गए थे तुम पहले।
और अगर मैं तुम्हें आसानी से समझाऊं तो तुम्हारी जो बॉडी है अभी एक एनर्जी का स्टोर है, और अगर तुम्हें अपनी इस वीकनेस को हटाना है तो इसकी वजह बस भूख है। बाव भी कहता है कि तो अच्छा मुझे बहुत सारा खाना खाना होगा अगर मुझे सही होना है तो। डॉक्टर जाओ कहती है कि बिल्कुल सही, पर मेरे पास उतना ज्यादा फूड नहीं है अभी तुम्हारे को खिलाने के लिए। बाव भी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे को एक जगह पता है। और बाव वहां से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ भी उसने बहुत सारा खाना जमा किया था। बाव जाते जाते कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने सुपर मार्केट से अच्छा खासा खाना अपने घर लाके रख दिया था, और बस मुझे सेफली अपने घर जाना होगा। अगर मैं वहां पहुंच गया सेफली तो वो एक तरह से विक्ट्री हो गई। और बाव भी अपने घर पहुंच जाता है। बाव फिर अपना डोर ओपन करता है और देखते हैं अंदर की बहुत सारी आइस जमी होती है, और वो अंदर जाते जाते कह रहा होता है कि लगता है लू ने मेरी यहाँ की हीटिंग काट दी और इसी वजह से सारा कुछ जम चुका, और अगर कोई यहाँ पे होता तो वो मर ही जाता इतनी ठंड में। सारे लू तो ने मेरे रूम को आइस हाउस में बदल दिया। और ये बातें करते करते बाव को एक बॉक्स दिख जाता है। वो कहता है कि ये फूड, इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है और वो चॉकलेट होती है। बाव भी कहता है कि वो बेकार मेमोरीज साले वापस से मेरे दिमाग में आ रही है, अगली बार इस चॉकलेट के ब्रांड को ही मैं बदल दूंगा। और बाव उसकी एक बाइट लेता है पर उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा लगता है इतना मेरे लिए काफी नहीं, मुझे अपनी डोज बढ़ानी पड़ेगी। पर अचानक से उसे कुछ होने लगता है और वो कहता है कि ये फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई अजीब सी ताकत जाग रही है, ये फीलिंग बहुत ही अजीब है और मेरे अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से मुझे हीट महसूस हो रही है और मैं अपना कंट्रोल खोने वाला हूँ। और पीछे से दो लोग उस रूम का दरवाजा खोल के कहते हैं कि ये रूम नंबर 409 खुला कैसे। बहुत से उस लड़के की उंगलियों को काट के इस दरवाजे को खोलने का सोच रहे थे, पर ये आज खुद ही खुल गया। और देखो तो सही यहाँ पे कितनी ज्यादा सप्लाईज है। और वहीं पर बाव स्माइल करता हुआ खड़ा हो जाता है और हमें ये इसका रूप अजीब सा लगता है, कोई न्यू रूप होता है इसका शायद से। वो दोनों लड़के से कहते हैं कि तुम हो कौन और क्या तुमने इस दरवाजे को ओपन किया। और वहीं पर डॉक्टर साहब की सिमुलेशन रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। वो कहती है कि चलो देखते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर है क्या ऐसा। और उन्हें पता चलता है कि बाव के अंदर बहुत सारा ग्लाइकोजन भरा होता है। और फिर हमें वापस से वो दो लड़के दिखाए जाते हैं जो बाव को कह रहे होते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर इस रूम में जो कुछ भी है वो हमारा है, क्या तुम समझ गए। बाव भी स्माइल करता हुआ कहता है कि तू सही है, क्योंकि वैसे भी मैं अपने अभी कंट्रोल में नहीं हूँ। और फिर हमें 72 आवर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ में डॉक्टर साहब बेसमेंट में होते हैं, उसी मोस्टर को देख रही होती है जिसे पहले बाव ने मारा होता है। वो कह रही होती है कि यहाँ पे सब चल गया रहा और ये है क्या चीज, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और वो उस मोस्टर का एक सैंपल ले लेती है और वहीं पर एक कैमरा लगा होता है। डॉक्टर साहब उसे देख लेती है और कहती है ऐसा लगता है मुझे सच जानने के लिए सिक्योरिटी रूम जाना पड़ेगा। और जब वो वहाँ से निकल रही होती तो लू की वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट हो रही होती। लू कह रहा होता है कि जितने भी यहाँ पे रहने वाले सारे मेरी बात सुने, अपनी सप्लाईज के अलावा सारा फालतू का सामान आप लोग फेंक दे, क्योंकि अभी से मैं आप लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगा हीटिंग के बदले। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे, तो रिसोर्सेज बचाने के लिए अभी मैं हीटिंग बंद कर रहा हूँ। और फिर हमें बाव को दिखा जाता है जो अपने कोई देख रहा होता है सामने बैठा हुआ। वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन, पर उसका रूप उससे पूछता है कि क्या तुम लू को पसंद नहीं करते, पर वो कोई उसकी इमेजिनेशन होती है। और जो उसने लू का बंदा पकड़ा होता है उसे उसमें लू दिखता है, तो उसकी वजह से वो उससे उठा के दूर फेंकता है और वो सीधा 4th फ्लोर से जाकर नीचे गिरता है। वहाँ पे कुछ बंदे खड़े होते हैं, वो उसके आसपास आके कहते हैं कि इसे ऐसा हुआ क्या है। और वहीं पर बाव दूसरे लड़के की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लड़का भी कह रहा होता है कि अभी अभी हुआ क्या और ये है कौन, क्या है कोई एलियन है। और ये जो इसके आसपास रेड हो रहा है ये किस चीज की, मुझे पता है कि मैं इसे जीत नहीं सकता, पर मेरे को किसी भी तरह यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो लड़का बाव पे अटैक करने लगता है। बाव को उसमें भी लो दिखता है और बाव हंसते हुए उसका अटैक अपनी सुपर सोनिक स्पीड से डोज कर लेता है। और वो लड़का भी कहता है कि कितना तेज है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहता है कि मैं इस पर अटैक करूं। और वो वापस से बाव पर अटैक करता है, पर बाव वापस से उसका अटैक डोज कर लेता है। और वो वापस से करता है, पर बाव वापस से डोज कर लेता है। और बाव को उस बंदे में लू की इमेज दिखती है जो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हिलना मत। बाव भी कहता है कि तो आ जा। और वो अपना एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है और उस लड़के को बीच में से काट देता है, पर उसे पीछे से आवाज आती है कि बाव रुक जाओ, बहुत हो गया। और वो कोई नहीं शाओमिंग होती। शाओमिंग ने बाव पर एक गन तानी होती है और जब वो शूट करती है तो उससे कोई एरो निकलती है जो बाव को जाके लगती है। और फिर हमें पता चलता है कि वापस से बाव की कोई इमेजिनेशन होती है और वो कोई नहीं डॉक्टर साहब होती है जिन्होंने बाव पर एक इंसुलिन मारी होती है। और बाव को भी शिकार आ रहे होते हैं। बाव सीधा जाके डॉक्टर साहब के कंधे में गिरता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए इसलिए बनाई थी कि जो तुम्हारी बॉडी में हीट है उसे मैंने कंट्रोल करना था, पर ये सब क्या है। और वो बाव को साइड में रख कर कहते कि तुम थोड़ी देर के लिए उठे थे पर मैंने तुम्हें वापस से बेहोश कर दिया, सॉरी इसके लिए, पर ये सब क्या। और वो वहाँ से एक टमाटर तोड़कर खाते और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है और इतना ज्यादा तो हमारे पूरे अपार्टमेंट के लोगों के लिए काफी हो सकता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पे दो कपल घूम रहे होते हैं। लड़का कहता है कि तुम क्या यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकती हो। वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लड़का कहता है कि बस तुम थोड़ी देर रुकना क्योंकि मेरे को वहाँ से वो चॉकलेट का बाल लाना है। और वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। वो लड़का कहता है कि नहीं मैं रुक नहीं सकता
सकता है क्योंकि जो मेरे पास सुबह चॉकलेट थी वो लू ने ले ली और मुझे अभी ऐसा लगा था कि जो चॉकलेट है वो मैं अपने साथ लाया था इस कोट में डाल के। पर वो लड़की याद दिलाती कि क्या तुम भूल गए सुबह हमने जो अपनी बेटी को चॉकलेट दी थी। वो लड़का भी कहता है कि हाँ हाँ मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था और वैसे भी मैं किसी काम का नहीं। और जब वो ये बोल ही रहा होता है तो पीछे से वाइट स्किन का एक पंजा आता है और उसकी ऐसी की तैसी कर देता है, तुम देख ही सकते हो। वाइट स्किन उस लड़के की बॉडी को उठाकर खाने लगता है। वो लड़की भी डर जाती है पर पीछे से किम आवाज देता है कि तुम मुझसे दूर रहो और नजदीक मत जाना और जल्दी से वहां से भागो और इधर आओ अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। और वो लड़की भी वहां से भागने लगती है पर वाइट स्किन भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और वो उस पर अटैक करता है पर वो लड़की किसी तरह उसके अटैक से बच जाती है और वो एक जगह जाके गिरती है जहाँ पर वाइट स्किन उस पर अटैक करने ही वाला होता है। पर किम पीछे से उस वाइट स्किन पर एक फायर की बोतल फेंकता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। वाइट स्किन का एक हिस्सा जल जाता है। उस लड़की को भी वहाँ से भागने का टाइम मिलता है और वो वहाँ से भागने लगती है और एक जगह जाकर रुकती है और कहती है कि ऐसा लगे जिससे अभी वो मेरे पीछे नहीं आ रहा और अच्छा हुआ कि मेरे को यहाँ पे एक एलिवेटर मिल गई। पर उसी टाइम वाइट स्किन उसके पीछे आ जाता है। वो लड़की भी डर जाती है और कहती है ये क्या है और वो उस एलिवेटर के बटन को जोर जोर से दबाने लगती है पर एलिवेटर ओपन नहीं होता क्योंकि वो खराब होता है। वो कहती है क्या बेकार एलिवेटर जल्दी खोल। पर कहीं से किम आ जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और वो वहाँ पर लाइटनिंग जला देता है और अपना गिटार भी निकाल लेता है और वो उन बड़े स्पीकरों पे बजाने लगता है जिसकी वजह से उस मोस्टर को भी दर्द हो रहा होता है। और फिर हमें डोरोथी का पास दिखाया जाता है। हाँ वही लड़की जो उस मोस्टर से बचकर भाग गई थी। वो बचपन में एक डॉक्टर बनना चाहती थी पर बड़े होकर वो एक नर्स बनती है। पर एक दिन वो हॉस्पिटल में मैथ से मिलते वही लड़का जिसे मोस्टर ने मारा होता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद उन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम वो मैगी रखते हैं और उसके बाद यही फ्रोजन एज स्टार्ट होती है। और मैं अभी क्या देख रहा हूँ एक बंदा जिसके हाथ में गिटार है और उसने मोस्टर को संभाले रखा है। इससे बेकार चीज मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और किम कहता है कि अभी गाने खत्म हुए और वो एक बटन को दबाता है जिससे वहां पे ऊपर कुछ पाइप बंद होते हैं। वो खुल जाता है और वो मोस्टर पर आके गिरते हैं और वो मोस्टर वहीं पर टपक जाता है। वो लड़की कहती है कि क्या ये सब खत्म हुआ, शुक्र है खत्म हुआ। और वो वहां पर बैठकर रोने लगती है। पर उसके पास किम आता है और वो कहता है कि फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उसे अपने साथ ले जाता है एक जगह जहाँ पर उसने आग लगाई होती है। डोरोथी वहां पर बैठकर मैथ की तस्वीर देख रही होती है पर किम साइड में आकर बैठकर कहता है कि फिक्र मत करो क्योंकि एक दिन हम सब ने भी जाकर इसी मिट्टी में मिल जाना और हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। डोरोथी कहती है क्या बकवास करो तुम। किम भी बोलता है कि हाँ मेरे को पता है कि मैं बहुत फालतू का बोलता हूँ तो इसके लिए सॉरी। और वो फिर एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद डोरोथी उससे पूछती है क्या तुम सप्लाईज ढूंढने के लिए बाहर जाते हो। किम कहता है कि नहीं मेरी सिचुएशन अलग है क्योंकि यहाँ पर मैं एक दोस्त को ढूंढने आया था पर स्कूल वेव की वजह से यहाँ पे मैं फंस ही गया। और मेरा और मेरे दोस्त का हाई स्कूल में एक ही बैंड था और वो डोरोथी को एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कोई नहीं बाव होता है। पर वही उन्हें कुछ बाहर से आवाजें आने लगती है। वो दोनों उठकर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बड़ी सी व्हाइट स्किन की फौज होती है। किम कहता है कि ये सब क्या। पर डोरोथी कहती है कि सारे व्हाइट स्किन के अपार्टमेंट की तरफ जा रहे तो इन्हें रोको। और फिर हमें बाव को दिखाई जाता है जिसे होश आ गया होता है और उसके मुंह के सामने किसी के पंप होते। बाव भी कहते हैं कि किस लड़की के। एक मिनट डॉक्टर साहब आप क्या कर रही हो। डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि अच्छा हो गया तुम उड़ गए, मैंने पहले से ही तुम्हें वो डाल दिया। बाव भी कहते हैं कि डाल दिया, क्या डाल दिया मेरे अंदर। डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ नहीं बस मैंने तुम्हारे पे थोड़े से सेफ्टी मेजर्स लगाए। बाव भी कहते हैं कि ये कॉलर क्या सेफ्टी मेजर है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने ये उस चीज के लिए नहीं लगाया तो तुम फिक्र मत करो। बाव भी कहते हैं कि हाँ शुक्र है तुमने मुझे बता दिया वरना मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पर हमें बात बस इस चीज की हुई थी कि मैं तुम्हारा रिसर्च सब्जेक्ट बनूंगा। डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि हाँ तुमने यही बात की थी, तुम मेरा रिसर्च सब्जेक्ट ही तो हो। और ये जो कॉलर है मैंने तुम्हारे पे मॉनिटरिंग के लिए लगाया और तुम्हें क्या याद है कि मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे अंदर कोई चीज है और वो चीज तुम्हारी हीट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाती है। और अगर देखा जाए तो उसके पास और भी फंक्शंस हैं और ये मैंने उसी चीज को प्रूफ करने के लिए बनाया। और जब तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो तुम अलग स्टेट में चले जाओगे और ये कॉलर रेड हो जाएगा। बाव कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, कौन से स्टेट। डॉक्टर साहब कहती है क्या तुम्हें याद है कि 20 मिनट पहले हुआ क्या था। बाव कहता है कि 20 मिनट पहले मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं और मैं यहाँ पर हूँ ना उस चीज को तुम्हारे को समझाने के लिए। और वैसे भी ये मेरी रिसर्च का पार्ट ही है। बाव कहता है कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसने मेरा पूरा कंट्रोल लिया, पर जब मेरे को सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरे अंदर वो चीज है क्या तो मैं इससे ऊपर हो जाऊंगा। पर डॉक्टर साहब जाके एक बटन दबा देती है जिसकी वजह से बाव को एक शौक लगता है। बाव भी कहता है कि ये है क्या। और जब वो देखता है तो वहाँ पे ग्लूकोज का पैकेट लगा होता है। डॉक्टर साहब कहती है कि रिएक्शन तो मस्त है, मेरे को ऐसा लगता है रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने डाटा के लिए। बाव वहाँ पे दर्द से तड़प रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें सत कर गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन बातों को छोड़ो, मैं एक चीज करने ही भूल गई। और वो बाव के जाके टांगों में बैठ जाती है। बाव भी कहता है कि तुम करने क्या वाली हो। पर डॉक्टर साहब उसके सामने लाके गमला रख देती है। बाव कहता है कि क्या। पर जब वो उस पौधे को देखता है तो उसमें वापस से वही रेड एनर्जी जागने लगती है। बाव कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। पर उसी टाइम वहां पे वही रेड एनर्जी वाला दूसरा बाव आ जाता है और वो कहता है कि फाइनली तुम मेरे को अब देख पा रहे। बाव कहता है कि मेरे साथ हो गया रहा है। पर वो कहता है कि मिल गए हम वापस। बाव कहता है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ।
डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे सपने में हूँ, पर उसका दूसरा रूप कहता है कि वो भी नहीं सुन सकती। बाव भी कहता है कि हाँ हाँ सच्ची में वो नहीं सुन पा रही और वो कोई रिएक्शन भी नहीं दे रही। पर क्या ये सब तुम कर रहे हो? वो कहता है कि हाँ भी और नहीं भी। बाव पूछता है कि क्या मतलब तुम्हारा हाँ भी और नहीं भी, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे जैसे दिखते क्यों? वो कहता है कि हम दोनों एक ही हैं, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता था अकेले। और ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपने को दिखाई देता हूँ कि मैं हूँ कौन, शायद से तुम्हारी मदद करे कुछ याद करने में। और जब बाऊ उसे देखते हैं तो बाऊ भी डर जाता है और कहता है कि तुम हो कौन सच में? वो कहता है कि क्या अभी तुम्हें कुछ याद आया? बाऊ भी कहता है कि हाँ याद आया। तो वो भी कहता है कि हाँ, पर बात ये है कि जो तुम्हारे पास सारी ताकत है वो बस मेरी वजह से, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ अब अच्छा व्यवहार करते हैं। और वो एक लड़की में बदल जाता है सीरियसली। और फिर हमें गवर्नमेंट की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे तो लड़कियां होती है। एक लड़की पूछती है कि क्या अभी तक वो सब कुछ रिस्टोर नहीं हुआ? दूसरी लड़की कहती है कि बरबरा ये तुम मैं से 2 दिन में 28वीं बार पूछ चुकी हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि हार्डवेयर का इशू आ रहा है और हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम बाहर की सिचुएशन जानती हो कि क्या हो रही है और इसी वजह से हमारा काफी सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन गायब है। बरबरा कहती कि हाँ 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 मैं समझ गई, पर क्या वो तुम्हारी रिपोर्ट पूरी हो चुकी है? वो भी कहती कि हाँ बस होने ही वाली। बरबरा उसके पास जाती और कहती है कि इतनी बहुत है, तुम ऐसा करो पहले तुम मुझे ये भेजना। वो लड़की कहती क्या मतलब तुम्हारा? बरबरा कहती कि क्या तुम पागल तो नहीं? तुम्हें सच में लगता है कि वो टकला ऐसे पड़ेगा? क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो बहुत ही अर्जेंट है। और उसी टाइम वो टकला वहाँ पे आ जाता है। बरबरा कहते हैं कि लो वापस से आ गया। वो आते सार कहते हैं कि जो हमारी नेशनल लॉजिस्टिक एजेंसी है उसके पास इतना टाइम नहीं कि इन चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके बाद साइबर अटैक हुआ हम पे, और हमारी जो अभी कम्युनिकेशन मेथड है वो भी खराब हुआ है। और जो हमारे फ्रंट लाइन ऑपरेटिव्स हैं वो भी 48 आवर्स से हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो जान लो कि हम एक वॉर में और हमें इसमें अच्छे से काम करना होगा। तो मेरे जवानों पीछे मत हटना। और ये सब सुनने के बाद बरबरा कहती है क्या, और वो पीछे से उसके गोटों पे मार देती है और कहती है कि जो अपना ये पॉलिटिकल भाषण है ये यहाँ पे आके मत झाड़। और वो उसे ऑब्जर्वेशन रूम ले जाती है और कहती है क्या तुम्हें अभी इसकी समझ आई? फ्रैंक भी देख के हैरान होता है और कहते हैं कि ये है क्या, और वो वाइट स्किन होता है। बरबरा कहती है कि हमें ये बंकर के नजदीक मिला था। दूसरी लड़की कहती है कि जितना अभी तक हमने जाना है ये क्रिएचर इंसानों से म्यूटेड होता है। फ्रैंक भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब इंसानों से? बरबरा कहती है कि तुम जरा उसके गले के पास तो गौर से देखो। और जब फ्रैंक उसके गले के पास गौर से देखता है तो वहाँ पे एक नेकलेस होता है। फ्रैंक कहता है कि ये बंदा तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से, यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है? बरबरा कहती है कि शायद से नेटवर्क डाउन होने से पहले का होगा। और एक मिसिंग एजेंट सिग्नल आया था बंकर के नजदीक से, और जब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वहाँ पे पहुंची तो उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला था, क्योंकि वो बंदा खत्म हो चुका था। और डेटा के जरिए बताया जाए तो उसका कोड नेम सिल्वर हैमर था, और 24 घंटे बाद उसकी बॉडी वहाँ पे म्यूटेशन करने लगी। और जो अभी तुम देख रहे हो वो उसके बाद का नतीजा है। और इसी के साथ ये मानवा यहाँ पे खत्म हो जाती। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम लिया इस मानवा को लाने पे, पर यहाँ पे सर्दियाँ चल रही थी और सर्दियों की वजह से मेरा गला खराब था और बहुत बुरी खांसी लगी हुई थी। और वैसे भी अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी ही ले आऊँ वीडियो। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैंने टेलीग्राम की लिंक भी दी होगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उसे मत ज्वाइन कर लेना। और अगली बार से मैं बस कल्टीवेशन की मानवा से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जरा मानवा बहुत ही जरा वो उस साइड जा रही थी, तो ऐसी मानवाज अभी मैं नहीं पकड़ूंगा, बस कल्टीवेशन की करूंगा ज्यादातर, क्योंकि इस मानवा ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।